नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आपकी चल रही है। बहुत ही जोरदार जबरदस्त तरीके से आप पढ़ रहे हैं। हाँ जी, मेरे साथ झारखंड और झारखंड के इतिहास को। झारखंड के इतिहास के इस क्रम में आज जो बात करेंगे वे क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में होने वाली है। देखिए, बात शुरुआत से मैं करूं तो आपने मेरे साथ नवपाषाण काल पढ़ा, पुरा पाषाण काल पढ़ा, मध्य पाषाण काल पढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने बौद्ध युग को समझा। बौद्ध युग में झारखंड में क्या प्रभाव रहा, और उसके बाद जैन धर्म में। जो आपके पुलिस एग्जाम के लिए ओरिएंटेड क्लास है, कोशिश कर रहा हूं कि उतनी ही चीजें आप तक पहुंचे और ज्यादा अच्छे तरीके से आप मजबूत कर पाएं अपनी चीजों को। क्योंकि इतिहास, मैंने आपसे कहा था, शुरुआत में 8 से 9 क्लास जाएगी और फिर उसके बाद धीरे से हम लोग राज व्यवस्था या फिर ज्योग्राफी की ओर आगे बढ़ेंगे और चीजों में अपनी पकड़ को और मजबूत करेंगे। तो बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। अर्जुन जी, ब्रजेश जी, नीरज जी, आकाश जी, अल्पा मौर्य जी और सभी प्यारे बच्चों का, जिनका नाम नहीं लिया उनसे और विशेष प्यार। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी प्यारे बच्चे। तो फिर मैं आज की कहानी शुरू करता हूं। और आज जो क्षेत्रीय राजवंश है उस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे हम लोग, और समझेंगे कि कैसे क्षेत्रीय राजवंश किन किन जगहों पर फैला और कैसे फैला। इन सारे बातों पर डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से प्रश्न आपका बनता है यहां से, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल, पीडीएफ साफ नहीं आ रही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? वैसे तो कोशिश ये रही है, मैंने बोल दिया था कि पीडीएफ सर साफ थोड़ा सा अपलोड करवाइए। मैनेजमेंट को बोल दिया था, मैं एक बार फिर आज बोल दूंगा, क्योंकि मैं एक बार बोल चुका हूं बेटा। और हाँ, कल संडे था, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो पीडीएफ नहीं पड़ी थी वो अपलोड हो चुकी है, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है भैया। चलिए आइए कहानी शुरू करते हैं। सभी बच्चे आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। आइए जरा सा देखते हैं। बात कर रहे थे सर झारखंड के इतिहास भाग 5 पे, आज क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। क्षेत्रीय राजवंश देखते हैं तो कभी आपने अपने झारखंड के मैप को देखा होगा। कभी इधर छत्तीसगढ़, उत्तर से बिहार और पूरब में आपका पश्चिम बंगाल, नीचे उड़ीसा से लगता आपका प्यारा झारखंड। ठीक है, तो आइए जरा झारखंड के मैप को आप जहां बहुत अच्छे तरीके से निहार रहे हैं, तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया था, एक मोटे तौर पर आपको मैं एक अगर आउटलाइन दूं, तो ये वाला जो एरिया था दोस्त, ये वाला एरिया पलामू राजवंश से संबंधित था। किससे? पलामू राजवंश से संबंधित था। याद रखिएगा कौन सा? पलामू राजवंश। ये नोट डाउन नहीं करना, ये बस थोड़ा सा दिमाग में एक आउटलाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं आगे पढ़ाऊंगा और बार बार आपसे पलामू राजवंश के बारे में बात करूंगा, तो आपके दिमाग में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बार बार आ जाने चाहिए कि ये जो पलामू राज था सर, ये पलामू राज कैसा था, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं। सर पलामू राजवंश की बात कर रहे हैं। पलामू राजवंश के बाद सर, अगर मैं अगला जो बहुत बड़ा राजवंश होता है, वो राजवंश कौन सा था? तो खड़ग। कौन सा था प्यारे बच्चे? तो खड़गडीहा। खड़गडीहा राजवंश। तो ये वाला जो एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा, ये खड़गडीहा राजवंश के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वाला जो एरिया है, ये खड़गडीहा राजवंश से संबंधित आप कह सकते हैं, खड़गडीहा। ठीक है प्यारे बच्चे। खड़गडीहा के बाद अगला जो छोटा नागपुर का खास राजवंश है, छोटा नागपुर खास राजवंश है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये छोटा नागपुर का खास जो है, छोटा नागपुर खास राजवंश की मैं यहां पर बात करूंगा। ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश हैं क्षेत्रीय, जो कि यहां स्टैब्लिश हुए, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जी बिल्कुल, थोड़ा सा अगर आउटलाइन देने की कोशिश कर रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा। ये छोटा नागपुर खास का राजवंश आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पुरहट की बात करूं, कोल्हन की बात करूं, एक मोटे तौर से पुरहट की जब मैं बात करता हूं, तो पुरहट का जो एरिया है, ये यही वाला एरिया आपका पुरहट का भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा? पुरहट वाला एरिया भी देखने के लिए मिलेगा। ये वाला पश्चिमी सिंहभूमि और पूर्वी सिंहभूमि का जो एरिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं।
पंचेत राज की जब बात करूंगा तो बेटा ये जो एरिया है ये आपका पंचेत राज से संबंधित होगा। तो एक थोड़ा सा मैंने अभी आपको मैप में बताया है, इसको नोट डाउन मत कीजिए, परेशान मत होइए कि सर क्या जिला आ रहा है, कौन सा जिला आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, कभी इस प्रकार से प्रश्न बने ही नहीं, तो वहां पर हमें परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा बस मैंने आपको ये मोटे तौर पर बताया है ताकि आपके दिमाग में जब मैं बात कर रहा हूं किसी चीज के बारे में तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये लगा रहे कि सर आप पंचेत की बात कर रहे हैं, तो पंचेत कहां की बात कर रहे हैं, झारखंड में पूरब की बात कर रहे हैं, पश्चिम की बात कर रहे हैं, उत्तर की, उत्तर पूरब की बात कर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा दिमाग में अगर ये सब बना रहेगा तो बढ़िया अच्छे से बताइएगा दोस्तों। ठीक है, आइए जरा सा अब स्टार्ट करते हैं पहले राजवंश से, और पहले राजवंश की सारी कहानी हम लोग समझेंगे साथियों। तैयार हो जाइए, क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार बताइएगा सारे राजवंशों की कहानी समझने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से सर। ठीक है, झारखंड क्षेत्र में निवास करने वाले बहुसंख्यक जनजातियों ने अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न वंशों की स्थापना की, विभिन्न वंशों की स्थापना की। उन वंशों में से एक वंश है आपका मुंडा राज्य या सुतिया नागखंड। क्या बोलोगे? मुंडा राज्य या सुतिया नागखंड। बिल्कुल प्यारे बच्चे, हाँ, मुंडा राज या सुतिया नागखंड बोलोगे। क्या बोलोगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं सर? मुंडा राज या सुतिया नागखंड, सुतिया नागखंड। आई बात समझ में? यस और नो? मुंडा राज या सुतिया नागखंड एक पहला है, इसी पर हम लोग बात भी करेंगे। हम सभी जानते हैं कि झारखंड के निर्माण का कार्य सबसे पहले झारखंड के, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कि झारखंड में निर्माण का कार्य सबसे पहले किसने किया था? तो निर्माण का कार्य झारखंड में, झारखंड निर्माण का कार्य लिख सकते हैं आप लोग, झारखंड, झारखंड निर्माण का कार्य, निर्माण का कार्य सबसे पहले किसने किया था? तो झारखंड निर्माण का कार्य सबसे पहले, झारखंड निर्माण का कार्य सबसे पहले किसने किया था? तो मुंडाओं ने किया था। किसने किया था? मुंडाओं ने किया था। किसने किया था? मुंडाओं ने किया था। मुंडाओं ने सबसे पहले किसने किया था? झारखंड निर्माण का कार्य मुंडाओं ने किया था। आई बात समझ में? कमेंट जड़िया, हाँ, इधर देखो, इधर देखो, सुतिया है, सटिया नहीं है, ये देखो अलग चल रहा है जीवन इनका। देखो, मुंडा राज्य सुतिया नागखंड की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बताऊंगा सब। ठीक है, हाँ, झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया यही करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आइए सबसे पहले मुंडा राज की बात करते हैं और सुतिया नागखंड की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए जरा सा। झारखंड में राज्य निर्माण का सबसे पहले कार्य किसने किया था भैया? मुंडाओं ने किया था। किसने किया था? मुंडाओं ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? मुंडाओं ने किया था। मुंडाओं का मतलब मुंडा जनजाति है, ध्यान देना, कुछ और मत समझ लेना। हाँ, जो आपकी ऋषा मुंडा और रीता मुंडा को ही सर्वप्रथम, ऋषा मुंडा और कुछ लोग रीता मुंडा कहते हैं, ऋषा मुंडा या रीता मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड राज्य निर्माण प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो झारखंड की राज्य निर्माण की प्रक्रिया का श्रेय किसे दिया जाता है? कल को प्रश्न आ जाए तो नाम लिख देना, रीता मुंडा को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? रीता मुंडा को दिया जाता है। झारखंड के राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय, कल को डायरेक्ट प्रश्न आएगा तो बिल्कुल, क्या बताओगे? बोलो, क्या बताओगे? बोलो, सुनो, बताएंगे ज्योति कुमारी जी, थोड़ा इंतजार कीजिए, धैर्य रख लीजिए। ठीक है, जहां जो पढ़ा रहे हैं वहां नहीं पढ़ना, उसके अलावा सब पढ़ेंगे, है ना गुरुजी? ऐसा ही सीन है ना? इधर देखो, पढ़ लो, पढ़ लो प्यारे बच्चों। मैं आपसे क्या बता रहा था कि प्रश्न डायरेक्ट आपसे क्या बनेगा? सर्वप्रथम झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? तुम क्या बताओगे सर? किसने की थी? ऋषा मुंडा या रीता मुंडा ने की थी सर, जिन्होंने सतिया पाहन को, मुंडाओं का सतिया पाहन को जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने आपका सुतिया पाहन, सतिया नहीं है, सुतिया पाहन को मुंडाओं का
शासक नियुक्त किया था। क्या? शासक नियुक्त किया था। याद रखिएगा, क्या नियुक्त किया था? शासक नियुक्त किया था। जिन्होंने क्या किया था? शासक नियुक्त किया था, याद रखिएगा प्यारे बच्चे। क्या याद रखेंगे? सुतियापाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया था, तो सुतियापाहन क्या मुंडाओं का शासक हो गए। सुतियापाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया था, याद रखिएगा। आई बात समझ में? सुतियापाहन ने सुतिया नागखंड नाम से, क्या अभी जो बच्चे पूछ रहे थे ना सुतिया नागखंड क्या है, पढ़ो इसे। सुतियापाहन ने सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की थी। तो सुतिया नागखंड राज्य की स्थापना की थी, जो राज्य में संपूर्ण झारखंड के अतिरिक्त वर्तमान के छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिस्से भी उसमें शामिल थे। तो सुतिया नागखंड का क्षेत्र आपका कौन सा है? तो आपका सुतिया नागखंड का क्षेत्र भैया झारखंड तो आता ही आता था, छत्तीसगढ़ कुछ शामिल कर लिए, उड़ीसा शामिल कर लिए और पश्चिम बंगालो शामिल कर लिए कुछ हिस्से भी। और सुतियापाहन कौन था? तो मुंडाओं का पहला राजा था, मुंडाओं का पहला शासक था। किसने किसने जो है आपका पूछ ले कभी प्रश्न, किसने झारखंड निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? तो ऋषा मुंडा या रीता मुंडा बोलोगे? क्या बोलोगे? ऋषा मुंडा या रीता मुंडा बोलोगे। कल को अगर प्रश्न पूछ ले कि सुतियापाहन नागखंड नामक राज्य की स्थापना किसने की थी, तो तुम चुपचाप उठना बताना कि भैया राज्य में संपूर्ण झारखंड के अतिरिक्त वर्तमान के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिस्से भी शामिल थे। ठीक है, आई बात समझ में? आवाज कहां कट रही है? ठीक, क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? यस और नो? मोहम्मद अशफाक अली है। हेलो सर, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? दे तो रहे, देखो तो। अब तुम पूछ रहे हो फिजिकल कब होगा, जब हम पहले ही क्लास में बता दिए हैं कि फिजिकल तब होगा जब अंकित सर अभी वीडियो वगैरह बना देंगे, अगर कुछ इसकी संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है, तब तक पढ़ो बेटा। सुतियापाहन, अब दो फैक्ट सर क्लियर हो चुके हैं। अगर कल को अगर मैं तुमसे ये पूछ लेता हूं कि बताइए झारखंड, बताइए झारखंड निर्माण की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? उत्तर दीजिए। निर्माण प्रश्न पूछ रहा हूं बेटा, डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न आएगा। झारखंड निर्माण की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? बताओ, प्रक्रिया किसने शुरू की थी? प्रक्रिया प्रक्रिया किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? बताओ, किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? शुरू की थी, बोलो। कल को प्रश्न आएगा तो क्या लिखोगे? बताओ, फटाफट बताओ, प्रक्रिया किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी झारखंड निर्माण की प्रक्रिया? बताओ। कल को सीधे उठना, आंसर लिखना। क्या लिखोगे आंसर? बोलो, बताओ क्या लिखोगे आंसर? लिखेंगे सर रीता मुंडा ने। किसने? रीता मुंडा ने। कल को गलत तो नहीं करोगे? कल को गलत तो नहीं करोगे इसका उत्तर? बताओ सर। हाँ, रीता मुंडा ने। आई बात समझ में? रीता मुंडा ने। क्लियर है? हाँ, ठीक। अगला प्रश्न आएगा, सुतियापाहन मुंडाओं का शासक था। तो सुतियापाहन किसका शासक था? साहब मुंडाओं का शासक था। सुतियापाहन किसका शासक था? बताओ, सुतियापाहन किसका शासक था? सर मुंडाओं का शासक था सर। सुतियापाहन ने सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की। कौन से राज्य की? सुतियापाहन ने। तो कल को प्रश्न आ जाए कि सुतिया नागखंड की स्थापना 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 किसने की, कल को प्रश्न आ जाए तो चुपचाप उठना और बता देना सुतियापाहन ने की थी। किसने की थी? सुतियापाहन ने की थी। उसमें उस राज्य में यानी सुतिया नागखंड राज्य में कौन कौन से राज्य शामिल थे? तो ऐसा प्रश्न आ जाए, संपूर्ण झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिस्से भी शामिल थे। क्या ये चारों प्रश्न आपको क्लियर है? क्या याद किया आपने मेरे साथ प्यारे बच्चों? याद करो। तुमने याद किया कि रीता मुंडा, ऋषा मुंडा ने ही सर्वप्रथम झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उसके अलावा सुतियापाहन नाम का मुंडाओं का एक शासक नियुक्त किया गया जिसने सुतिया नागखंड की स्थापना की। यह एक राजवंश है और सुतिया नागखंड राज्य के अंदर झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पूरा बाकी के कुछ हिस्से आते थे। क्या इतनी बातें क्लियर है?
क्या इतनी बातें क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, बताइए। ठीक है। झारखंड में राज्य निर्माण, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। झारखंड में राज्य राज्य निर्माण। भैया कल्पना भी तो होनी चाहिए। झारखंड में राज्य निर्माण, कल्पना ही नहीं। जैसे हम लोग क्या थे ना, कि अंग्रेज जब आए भारत में, तो अंग्रेज तो आए, हम पहले पड़ोसी घर को भी विदेश समझते थे। हाँ, कोई जो है, कोई पलामू से उठ के जो है पश्चिम सिंह भूमि तक चला जाएगा तो वो कहता था कि हम विदेश चले गए हैं, कब विदेश घूम के आ रहे हैं। नानिक घर नहीं विदेश हुआ करता था पहले इतनी दूर, समझे? तो जब राज्य की परिकल्पना ही नहीं थी इंसान के अंदर, तो ऐसे समय पे अगर कोई राज्य निर्माण कर रहा है ना, तो क्या परिकल्पना बना रहा है? राज्य निर्माण करके वो एकता ही तो ला रहा है, एकता ही तो ला रहा है। यस और नो बताइएगा, यस और नो। बिल्कुल। आगे, तुतिया पाहन ने अपने राज्य को 7 गढ़ों और 7 गढ़ों को कितने, 7 गढ़ों में बांटा था, 7 गढ़ों में बांटा था, तथा 7 गढ़ों में बांटा था। और इन्हीं 7 गढ़ों को ही साथियों 21 परगनाओं में विभाजित किया गया था। किसमें? 21 परगनाओं में, 21 परगनाओं में विभाजित किया गया था, परगनों में। अब ये मत कहना परगने, परगने जो है एरिया वाइज कहते हैं। जैसे आज जिले में बांट देते हैं ना हम, जैसे कितने जिले हैं बोलो? 24 सर, कितने बोलो? हाँ, तो जैसे आज हम 21 परगनों में बांट दे, जिलों में बांट रहे हैं, वैसे इसने अपने पूरे राज्य को 21 परगनों में बांटा था। बड़े तौर पर बात करें, हाँ, जैसे विधानसभा और लोकसभा, लोकसभा ज्यादा नहीं है, कम है, विधानसभा ज्यादा है। इसका मतलब सर क्या है? 21 परगना है और आपके 7 गढ़ है। बांटा क्यों जाता था? मैनेजमेंट के लिए, याद रखिएगा। इसका अंतिम मुंडा शासक कौन था? मदरा मुंडा, मदरा मुंडा। ई कौन है भैया? तो ये देखो, मदरा मुंडा है, ये मदरा मुंडा है। ध्यान देना, मदरा मुंडा, मदरा मुंडा है, अंतिम मुंडा शासक था। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर? अभिषेक जी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? हमारे यहाँ गांव बोला जाता है, जब मन ना लगे पढ़ने में ना, कमेंट चल रहा है बहुत जोरों शोरों से। जानते हो क्या बोला जाता है? दीदा नहीं लग रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, भैंसिया चराएंगे कुल। समझ रहे हो? दीदा नहीं लग रहा है, पढ़ लो चुपचाप, बोल रहे ना, पढ़ लो। तुतिया पाहन ने अपने राज्य को 7 गढ़ों में और इन 7 गढ़ों को 21 परगनों में बांटा। सर प्रश्न कैसे आएगा ये बताओ, प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न आएगा कि बताओ, आपका सुतिया पाहन ने अपने राज्य को कितने गढ़ों में बांटा था? तुम बताओगे 7। अगला पूछे कितने परगनों में बांटा, तो तुम कहोगे 21। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? यस और नो, यस और नो बोलो। चलो बहुत बढ़िया। छोटा नागपुर का खास नागवंश। क्या मैं अब अगले वंश पर चलूं? ठीक है। मुंडा राज्य का आपका सुतिया नागखंड राज था, सुतिया पाहन ने बना लिया। खत्म भी तो होता है, किसी का राज्य ऐसे बढ़ता है, किसी का राज्य ऐसे बढ़ता है, फिर यूं रहता है, फिर यूं गिरता है। गिर गया इनका भी, हाँ, गिर गया इनका भी। अंकुश ध्यान रखो अपना बेटा, गिर गया इनका भी। जैसे ही राज्य था, छोटा नागपुर खास का नागवंश। भैया मुंडा राज के पश्चात छोटा नागपुर का खास का जो नागवंश था, उसकी स्थापना हुई। तो मुंडा के बाद अगला वंश कौन सा आ जाता है? तो मुंडा के बाद, मुंडा राज के बाद, मुंडा राज्य के बाद अगला वंश कौन सा आता है? मैं अलग एक स्लाइड बना देता हूं ताकि बाद में आपको आराम रहे याद करने में। मुंडा राज के बाद अगला कौन सा आ रहा है? तो याद रखना, छोटा नागपुर खास का नागवंश। कौन सा आ रहा है? नागवंश आ रहा है, ध्यान देना। अगला कौन सा आ रहा है सर? नागवंश, नागवंश आ रहा है, ध्यान रखिएगा। नागवंश, नागवंश आ रहा है, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। नागवंश की स्थापना की गई। मुंडा राज के पश्चात छोटा नागपुर खास का नागवंश की स्थापना की गई। ये देखो, यूपीएससी का क्लास भी क्लास है क्या? पढ़ लो। हाँ, मोनिस खान जी पढ़ लो, पढ़ लो। हाँ,
पढ़ लो। अरे अभिषेक बच्चा, सॉरी नहीं, देखो कितना प्यारा बच्चा है, आंसू बहा रहा है, पढ़ लो, इधर देखो, पढ़ लो, आगे पढ़ो। इसके बाद आपका जो छोटा नागपुर खास का, अब छोटा नागपुर खास याद आ रहा होगा तुमको मैप में, नहीं याद आ रहा है तो देखो दोबारा, ये है, हाँ सर, सर ये, सर ध्यान दीजिएगा सर, कौन सा एरिया तुम्हें दिख रहा है, ये सर सिमडेगा वाला, ठीक है सर, सर गुमला वाला सर, सर रांची वाला सर, सर कुछ एरिया सर, रांची कुछ एरिया सर, ठीक है। अब पहले जिला थोड़ी ना था, लेकिन कुछ एरिया आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। लोहरदगा वाला, पश्चिमी सिंहभूमि से कुछ एरिया ले लिया इसने, ये छोटा नागपुर का पठार जहां पे, हाँ ये एरिया, इस एरिया पर आपका क्या है, ये एरिया है, इस एरिया पर स्टैब्लिश हो चुका था छोटा नागपुर का खास का नागवंश। सर नागवंश स्टैब्लिश हो गया, अच्छी बात है सर, स्थापित कर दिया आपने। सर राजा बना फड़ी मुकुट राय, राजा बना फड़ी मुकुट राय। फड़ी मुकुट राय ध्यान से देखिएगा कितना सुंदर राजा है, बहुत अच्छा राजा है। चलो आओ देख लेते हैं फड़ी मुकुट राय को भी, समझ लेते हैं इसकी कहानी भी क्या रही है इससे। हाँ ठीक है, ठीक है। क्षेत्रीय नागवंश एक एक करके अलग अलग समझोगे तो ही ज्यादा अच्छा मजा आएगा। हाँ अच्छा, उत्कर्ष रुहेला जी कह रहे हैं सपने में सर येलो वाली, हाँ येलो वाली टी शर्ट पहन रखी थी। अरे बिल्कुल पहनोगे, एक दिन सिलेक्शन लेके आओगे जरूर पहनोगे। बेटा नागवंश की स्थापना किसने की थी, तो फड़ी मुकुट राय ने की थी। तो कभी प्रश्न आपसे बने कि नागवंश की स्थापना किसने की, नागवंश की स्थापना किसने की थी, बेटा मैं आपको क्वेश्चन वाइज पढ़ा रहा हूं, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। नागवंश की स्थापना स्थापना की, नागवंश की स्थापना की किसने की भाई, फड़ी मुकुट राय ने की, फड़ी मुकुट राय ने की, फड़ी मुकुट राय ने की। भैया ये फड़ी मुकुट राय है। तो नागवंश की स्थापना किसने की, कल को मैं पूछूं बताओ, कल को मैं पूछूं, कल को मैं पूछूं, नेहरू जी वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ना बेटा मैप, अभी पहले ये पढ़ो। नागवंश की स्थापना किसने की, तो आप कहोगे सर फड़ी मुकुट राय ने की। किसने की, फड़ी मुकुट राय ने की। बोलो किसने की, फड़ी मुकुट राय ने की। अब फड़ी मुकुट राय के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई, तो 64 ईस्वी में, 64 ईस्वी में, 64 ईस्वी में, 64 ईस्वी में स्थापना की गई, स्थापना की गई। किस ईस्वी में की गई, सर 64 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। कितने ईस्वी में, 64 ईस्वी में स्थापना की गई, ठीक है। हाँ, नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो नागवंश का जो आपका नागवंश है, इस नागवंश का, नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, आदि पुरुष, आदि पुरुष किसे कहा जाता है, नागवंश का आदि पुरुष, तो इसी व्यक्ति को कहा जाता है नागवंश का आदि पुरुष। हाँ ठीक है बेटा, नहीं लूंगा कमेंट, संदीप जी सॉरी बेटा, ठीक है। हाँ लव यू बेटा, लव यू। ठीक, इधर देखो, नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तुम कहोगे भैया फड़ी मुकुट राय को कहा जाता है। किसे भैया, फड़ी मुकुट राय के बारे में, फड़ी मुकुट राय को कहा जाता है, याद रखिएगा। फड़ी मुकुट राय ने एक बड़े भूभाग पर शासन किया था, उसने 66 परगनों को विभाजित किया, इनमें से 18 खुखरागढ़, 18 दोसाईगढ़ और 22 घटवारी तथा आए 8 आपका जरीजगढ़ में थे। आओ जरा सा देखते हैं इनके बारे में, फड़ी मुकुट राय के बारे में क्या हमें याद रखना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नागवंश की स्थापना फड़ी मुकुट राय द्वारा 64 ईस्वी में की गई थी, जो अभी मैंने बताया, जिसे मुंड वंश के अंतिम शासक मदरा मुंडा और अन्य नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया था। ऐसा नहीं था कि मार काट के जीत गए, भैया मदरा मुंडा ने चुना था खुद स्वयं, सुन रहे हो, मदरा मुंडा और उनके अन्य जो नेता थे उन्होंने इसको चुना सर्वसम्मति से राजा। चलो भैया चुन दिया, इस कारण से फड़ी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। भाई फड़ी मुकुट राय एक बड़े भूभाग पर शासन किया करता था, उसको उसने उसके राज्य को, अब देख रहे हो क्वेश्चन कहां से बनेगा, यहां से बनेगा। उसका राज्य जो है कितने 66 परगनाओं में विभाजित था, कितने में 66। और अभी ऊपर कितने पढ़े थे सर, हाँ ऊपर बताओ कितने पढ़े थे, कितने परगने पढ़े थे सर, 21 तो सर एक पढ़े थे और दूसरा 7 पढ़े थे, 7 गढ़ थे और 21 परगनों में विभाजित था। तो इसने अपनी अलग मानक इकाई तय की कि भाई 66 परगनों में इसने विभाजित किया, 18 खुखरागढ़ और 18 दोसाईगढ़ और 22 घटवारी में तथा 8 जर्चीगढ़ में थे। तो ये एक प्रकार से जो है आपके 66 परगनों में ये विभाजित हुआ करता था। तो याद रखना,
नागवंश का संस्थापक डायरेक्ट पूछ ले तो फड़ी मुकुट राय है। कौन है भैया? फड़ी मुकुट राय है। याद रखिएगा दोस्त, आई बात समझ में? भैया मदरा मुंडा और अन्य नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से इनको चुना गया था, इसी कारण से इन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। याद रखना इस बात की, फड़ी मुकुट राय को। ठीक, आई बात समझ में? अगला शासक आता है भीमकर्ण। भाई क्या सभी शासकों को पढ़ना जरूरी है? नहीं सर, सभी शासकों को पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ शासक जरूर हैं जो महत्वपूर्ण है आपके, उनको पढ़ लीजिए जरा सा। भैया ये जो भीमकर्ण है, भीमकर्ण संबंधित समझिएगा बात कि नागवंशी शासकों में ये बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल शासक हुआ करता था। ये नागवंशी शासकों में बहुत पावरफुल शासक हुआ करता था। नाम इसका भीमकर्ण था। भाई भीम नाम ही पावरफुल है, याद रखिएगा। वह पहला नागवंशी शासक था। यह क्या था? पहला नागवंशी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि ली। और यही आपसे प्रश्न पूछेगा, इकलौता प्रश्न, कि किसने कर्ण की उपाधि ली राय के स्थान पर? तो कर्ण की उपाधि किसने ली राय के स्थान पर? तो कर्ण की उपाधि राय के स्थान पर किसने ली थी? तो आप कहोगे भीमकर्ण ने। किसने ली थी दोस्त? बोलो भीमकर्ण ने ली थी। बोलो किसने ली थी? भीमकर्ण ने ली थी। किसने ली थी? भीमकर्ण ने ली थी। याद रखना, आई बात समझ में? किसने ली थी? भीमकर्ण ने ली थी। यह परिवर्तन कलचुरी नरेशों से संपर्क का परिणाम था। जो कलचुरी नरेश थे, कलचुरी के जो राजा थे, उनसे जब इसका संपर्क हुआ तो इसने कर्ण की उपाधि राय के स्थान पर ली। राय की जगह देखो, इससे पहले वाला राजा का नाम क्या है? देखो इधर, राजा का नाम क्या है? फड़ी मुकुट राय। ये भैया राय की उपाधि ले रहे हैं, लेकिन अब ये भीमकर्ण राय की जगह जो है, अब इसने कर्ण की उपाधि ले ली है। किसकी ले ली है? यहां से क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा राजा है जिसने राय की जगह कर्ण की उपाधि ली, और वह किस वंश से संबंधित है? तुमसे यह पूछेगा, तुम क्या बताओगे कि सर कर्ण की उपाधि ली थी, भीमकर्ण ने ली थी, और यह परिवर्तन कलचुरी नरेश, कलचुरी के जो राजा थे, उनसे मिलने का परिणाम हुआ करता था, जो कर्ण की उपाधि धारण करते थे, और वही कर्ण की उपाधि भीमकर्ण ने ले ली थी। ठीक है, याद रखिएगा। भीमकर्ण के शासनकाल में सरगुजा के है वंशी रक्सैल शासकों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, परंतु भीमकर्ण ने उसे बरवा की लड़ाई में पराजित किया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि है वंशी जो रक्सैल के शासक ने, है वंशी वंश के सरगुजा के जो है वंशी थे, उन्होंने, रक्सैल शासक ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, भीमकर्ण के राज्य पर। ठीक है, भीमकर्ण के राज्य पर आक्रमण कर दिया और बरवा की लड़ाई हुई। तो प्रश्न बनेगा, किस राजा ने बरवा की लड़ाई लड़ी? 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 तो ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, बरवा की लड़ाई याद रखना। ठीक है, इस पूरे उससे आपको बरवा की लड़ाई, हाँ नहीं, ये महाभारत वाला नहीं है, अलग चल रहा है जीवन का दुख। महाभारत वाला भीमकर्ण बनाए। ठीक, ये देखो, भीमकर्ण ने मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए अपनी राजधानी को चुटिया से खुखरा में ट्रांसफर किया। तो कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा को ट्रांसफर किया था? तो राजधानी जो कैपिटल थी, वो चुटिया से खुखरा ट्रांसफर करने वाला राजा, स्थानांतरित करने वाला राजा कौन था? तो नाम याद रखना, भीमकर्ण था। कौन था? भीमकर्ण। तो भीमकर्ण के बारे में क्या क्या पढ़ा कि भैया फड़ी मुकुट राय के बाद भीमकर्ण राजा बनता, और राजा बनने के बाद जो है, इनने भैया एक तो राय की उपाधि छोड़ी और कर्ण की उपाधि ली। ऐसा क्यों हुआ? कलचुरी शासक के संपर्क में रहा। दूसरी बात ये याद रखना कि भाई इसने जो है, ये एक काम तो ये किया था, दूसरा काम बरवा की लड़ाई लड़ी थी। किससे लड़ी थी? सरगुजा के है वंशी राजाओं से लड़ी थी। इसके बाद भैया चुटिया से खुखरा, जो कैपिटल ट्रांसफर था, राजधानी का ट्रांसफर था, जो कैपिटल ट्रांसफर था, राजधानी का ट्रांसफर था, वो चुटिया से खुखरा ट्रांसफर किया था। किसने किया था? भीमकर्ण ने किया था। किसने किया था? भीमकर्ण ने किया था। आई याद, इतनी बातें याद रखना। भीमकर्ण ने ही भीम सागर निर्माण कराया। अच्छा, भीम से तो याद रहेगा ना,
भीमकड़ भीमसागर, भीमकड़ ने ही भीमसागर का निर्माण कराया था। इतनी बातें आपको भीमकड़ संबंधित जो नागवंशी शासक है जी उससे संबंधित याद रखनी है, नागवंशी शासक है उससे संबंधित याद रखनी है। क्या इतनी बातें याद रहेंगी? एक बार थम्स अप दबा के सभी बच्चे बताएंगे। अगर इतनी बातें याद रहें तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, आगे अपने समझ को और बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। सर अगला है प्रतापगढ़। अगला कौन है? प्रतापगढ़ है प्यारे बच्चे। प्रतापगढ़ ध्यान रखिएगा लोधी वंश के समकालीन नागवंशी शासक। अच्छा अब यहां पर जो मैं बताऊंगा ना तो बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न कैसे बनेगा? क्या सभी राजाओं को याद करने की जरूरत है? नहीं सर, लेकिन उनसे इंपॉर्टेंट एक एक फैक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बनने की प्रगाढ़ संभावनाएं हैं, वो आपसे पूछा जाता है। अब डायरेक्ट इसमें प्रश्न ही लिखा हुआ है ये कि बताइए बताइए लोधी वंश के समकालीन कौन सा नागवंशी शासक था? तुम कहोगे भैया प्रतापगढ़ था। कौन सा? प्रतापगढ़ था। तो लोधी वंश के समकालीन नागवंशी शासक का नाम बताओ। तो लोधी वंश के समकालीन, लोधी वंश यानी कि जो मुगल काल शुरू हो गया है, और लोधी वंश में मुगल काल में अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर कौन सा क्षेत्रीय राजा हुआ करता था? तो लोधी वंश के समकालीन जो नागवंशी शासक था वो था आपका प्रतापगढ़, छत्रगढ़ एवं विराटगढ़। ये तीन राजा हुआ करते थे। कौन राजा? एक बार नाम लिख रहा हूं। पहला नाम प्रतापगढ़, ये आपका लोधी वंश है, ये आपके लोधी वंश है। बहलोल लोधी है, ये बहलोल लोधी है, लोधी वंश का बहलोल लोधी है ये। और इसी लोधी वंश के समकालीन जो है यहां पर कुछ राजा हुआ करते थे जिसका नाम पहला तो प्रतापगढ़ नाम था। प्रतापगढ़ जो नागवंशी शासक थे, ये प्रतापगढ़ राजा था। लोधी वंश के ही समकालीन अगला राजा आपका कर्ण छत्र था, छत्रगढ़ जिसे बोलते हैं, छत्रगढ़ था, छत्रगढ़ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विराटगढ़ था। कौन था? विराटगढ़ था। कौन था? विराटगढ़ था। नाम याद रखना। कौन था दोस्त? विराटगढ़ था। आई बात समझ में? क्या इतनी बातें क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर है दोस्त, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये बात याद रखिएगा बिल्कुल प्यारे बच्चे। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि आपको इतनी बातें क्लियर है तो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो कभी अगर प्रश्न आ जाए कि लोधी वंश के समकालीन कौन सा राजा हुआ करता था, तो आप कहोगे कि भैया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ वही है गढ़वाल का राजा। ठीक है, तो प्रतापगढ़, छत्रगढ़ और विराटगढ़ याद रखिएगा दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया। अगर कोई चीज समझ में आ रही है तो बस थम्स अप दबा दीजिए, कुछ और अन्य कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। थम्स अप बहुत ही बेस्ट कम्युनिकेशन का माध्यम है कि आप थम्स अप दबा दीजिए। समय मत वेस्ट कीजिए, बस समझने और लिखने पे फोकस कीजिए कि दिमाग में चीजें लिख जाए, कोशिश ये रहे। ठीक है, अगला है दुर्जन शाह या दुर्जन साल। कुछ लोग इसे दुर्जन शाह कहते थे और कुछ लोग इसका नाम दुर्जन साल भी था। ठीक है, ये दुर्जन साल पूछता है कि मुगल शासक जहांगीर के समय, क्योंकि जहांगीर कोई बहुत फेमस व्यक्ति था, मुगल टाइम का बहुत फेमस एम्परर था, तो मुगल शासक जहांगीर के समकालीन आपके जो झारखंड में कौन सा राजा राज किया करता था? तो मुगल शासक जहांगीर के समकालीन आपका दुर्जन शाह था। कौन था? दुर्जन शाह शासक था। दुर्जन शाह शासक था। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, किसके? मुगल शासक जहांगीर। ये आपके जहांगीर चाचा हैं। इन्हीं जहांगीर चाचा के समय पे अपने यहां झारखंड में दुर्जन शाह का शासन हुआ करता था। किसका? दुर्जन शाह का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था? दुर्जन शाह का शासन हुआ करता था। तो कभी पूछ ले प्रश्न ऐसे घुमा के कि मुगल शासक जहांगीर के समकालीन झारखंड का कौन सा राजा हुआ करता था, क्या बताओगे प्यारे बच्चे? दुर्जन शाह हुआ करता था। दुर्जन शाह हुआ करता था। बेटा समझना जरूरी है, अल्पा जी समझिए बेटा। बाकी बच्चे बताओ, हजारों बच्चों को समझ में आ रहा है और आप अकेले हो, सिर्फ आप अकेले हो लिटरली, तो कहीं कमी आ रही है बेटा। क्लास में कमेंट से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको। तो दुर्जन शाह बिल्कुल अंकुश जी, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ज्योति शाह। अच्छा ये देखो ज्योति शाह भी आ गई हमारे बीच में। मैं दुर्जन शाह की बात कर रहा था, ज्योति शाह आ गए हमारे साथ, बहुत बढ़िया। तो दुर्जन शाह भैया किसके? डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि दुर्जन शाह भैया बताइएगा मुगल शासक जहांगीर के समकालीन था। समकालीन मतलब ठीक उसी समय जब पूरे देश में आपका मुगल शासक जहांगीर का शासनकाल चल रहा था, मुगलों का शासनकाल चल रहा था, उसी वक्त झारखंड राज्य में क्षेत्रीय राजा थे अपने दुर्जन शाह। एक प्रश्न यहां से बनता है, बना देंगे आप
इन्होंने नागवंशी राज्य की राजधानी खुखरा से बदलकर दोईसा की थी। तो अगला प्रश्न बनता है, ऐसा कौन सा राजा है, प्रश्न बनेगा ऐसा कौन सा राजा है, ऐसा कौन सा राजा है, कौन सा राजा है, राजा है जो जो खुखरा से खुखरा से खुखरा से राजधानी बदलकर राजधानी बदलकर बदलकर दोईसा दोईसा कर दी थी, दोईसा कर दी। आप बताओगे ऐसा कौन सा राजा है? तो सीधे सीधे आपको एक ही नाम पता है, क्या बताओगे भैया? दुर्जन शाह चाचा, दुर्जन शाह, नाम याद रखना, दुर्जन शाह, दुर्जन शाह याद रखिएगा, दुर्जन शाह याद रखेंगे प्यारे बच्चे? यस और नो बोलो। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया आदित्य जी, ठीक, क्लियर है। तो मतलब सर कुल मिला के एक बार क्विक रिवीजन दे दीजिए सर, क्या पढ़ाया आपने अभी तक? तो सर एक क्षेत्रीय राजवंश की बात कर रहे थे आप, क्षेत्रीय राजवंश की बात कर रहे थे, आई बात समझ में? सर ये क्षेत्रीय राजवंश में आपने समझा कि साहब इधर साइड पलामू के राजवंश हैं, इधर आपका छोटा नागपुर खास है, इधर आपका पंचेत राजवंश है। इसके बाद फिर सर आपने समझाया कि भाई मुंडा राज्य, आपका मुंडा राज्य सबसे पहले झारखंड राज्य में राज्य निर्माण की बात करता है कि भाई आओ चलो अब जो है जनजातियों का शासन स्टैब्लिश करते हैं। इसके बाद जो है झारखंड राज्य निर्माण की बात की जाती है, सबसे पहले कौन करता है? मुंडाओं ने की। ठीक है, मुंडा भाई ज्यादा थे, कहा कि राज्य निर्माण कर देंगे। तो सतिया पाहन जो व्यक्ति था, इन्होंने इनको मुंडाओं का शासन नियुक्त किया जाता है। लेकिन जो झारखंड में राज्य निर्माण की बात सबसे पहले किसने की थी? तो रीता मुंडा ने की थी, हमको पता है भाई। सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंड नाम के एक राज्य की स्थापना की, जिसके अंदर पूरा संपूर्ण झारखंड आता था, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आता था। ये सब हमने सीखा। इसके बाद फिर साथियों हमने क्या समझा कि आपका जो इस अब सुतिया नागखंड राज तो स्थापित हो गया, लेकिन इसको चलाना भी था। तो इसमें 7 गढ़ और इसे 21 परगनों में विभाजित किया गया। कहानी सुनते जाना, सुनो, कहानी सुनते जाना। अंतिम मुंडा थे मदरा मुंडा, अंतिम मुंडा शासक थे मदरा मुंडा। फिर आया आपका अगला नागवंश। अगला नागवंश आता है छोटा नागपुर खास का नागवंश, जो कि नागवंश राज्य की स्थापना की गई मुंडा राज्य के पश्चात छोटा नागपुर क्षेत्र में। छोटे छोटे राजवंश उसके समकालीन और भी चलते रहे, लेकिन प्रमुखता से आपका मुंडा नागवंश स्टैब्लिश हो गया। जब ये नागवंश स्टैब्लिश हो गया, स्थापित हो गया, तो नागवंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था फड़ी मुकुट राय। क्या नाम था इनका? फड़ी मुकुट राय। अब जब इसको सर्वसम्मति से जो है राजा चुना गया, तो मुंडाओं ने भी समर्थन दिया और भी छोटे मोटे राजाओं ने समर्थन दिया। तो इसे नागवंश का आदि पुरुष कह के पुकारा गया और लगभग 64 की ईस्वी के आसपास इसने राज्य की स्थापना कर दी, नागवंश की। फड़ी मुकुट राय की बात करूं तो एक बड़े भूभाग पे इनका शासन हुआ। उसके राज्य में लगभग 66 परगने शामिल थे। कितने? 66 परगने शामिल थे। 18 खुखरागढ़ में, 18 दोईसागढ़ में, दोईसागढ़ में और 22 घटवारी के क्षेत्र में, याद रखिएगा। और 8 आपका जर्चीगढ़ में। याद रखना, इस बात को याद रखना है, समझने से ज्यादा याद रखना है। नागवंश का आदि पुरुष इसे कहा जाता है, फड़ी मुकुट राय को ही। और भैया याद रखना, इसके बाद आपका आता है भीमगढ़। भीमगढ़ जो है ये ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली बार, जो नागवंश की प्रथा चली आ रही थी राय की उपाधि लेने वाली, जैसे फड़ी मुकुट राय, तो उस राय की जगह अब इसने क्या चीज बनाई थी? तो याद रखना, सुनो सुनो, जब आपका, क्या ध्यान से सुनना, अभी मैंने क्या बताया कि फड़ी मुकुट राय था, तो फड़ी मुकुट राय की जगह अब इसने कर्ण की उपाधि ली। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि भाई ये कलचुरियों के संपर्क में आया जो कि कर्ण की उपाधि लगाते थे, तो इंप्रेस हो गए, ठीक है भैया हम भी उपाधि लगा लेंगे, तो भीम कर्ण हो गया। राय से ये हो गए कर्ण भैया। इनके समय पे बरवा की लड़ाई हुई। और बरवा की लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि सरगुजा के हय वंशी रक्सैल शासकों ने उसके यहाँ हमला किया, आक्रमण किया, तो बरवा की लड़ाई हुई। और बरवा की लड़ाई में इन्होंने पराजित भी करा। भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई में बहुत मार के भगाया। अच्छी बात है सर। भीमकर्ण ने मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए राजधानी भी बदली थी। तो राजधानी इसने की थी चुटिया से खुखरा राजधानी बदल दी थी। और भीमगढ़ ही भीम सागर का निर्माण करने वाला व्यक्ति था, यह बात भी ध्यान रखना। इसके बाद हमने अगला शासन पढ़ा प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ बेटा ध्यान रखना, जो कि
वंश के समकालीन हुआ करता था। और प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ कब का राजा था? जब लोधी वंश चला करता था। तो लोधी वंश जो चला करता था उसी समय पूरे भारतवर्ष में, आपके झारखंड में भी कुछ राजा हुए जो उसके समकालीन थे। समकालीन का मतलब एक समय में आपका भी राज्य भारत में स्टैब्लिश है और झारखंड में कुछ और राजा राज कर रहे हैं, उनका नाम आपसे पूछा जाता है। प्रतापगढ़, छत्रगढ़, विराटगढ़, ये नाम आपको याद रखना प्यारे बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया अंकित जी। ठीक है, फिर अगला आता है दुर्जन शाह। दुर्जन शाह का नाम दुर्जन साल भी है। ये बेटा आप लोधी वंश खत्म हो गया, भारत में मुगल वंश आ गया। अब मुगल वंश का शासक था जहांगीर और उसी के समयकालीन ठीक आपके झारखंड में जो है दुर्जन शाह का शासन हुआ करता था। और ये ऐसा राजा था जिसने खुखरा, अब खुखरा राजधानी हो गई थी, खुखरा राजधानी हो गई थी। ठीक है, हाँ, चुटिया से खुखरा हो गई थी। अब खुखरा ही जो राजधानी थी उसको बदलकर दोईसा किसने कर दिया? ये अगर प्रश्न पूछ ले तो क्या किसने किया? तो दुर्जन शाह ने किया। किसने किया? दुर्जन शाह ने किया। क्या इतनी बातें क्लियर है? एक बार थम्स अप दबा के बताइए, अगर सभी बच्चों को मैंने जो इतनी कहानी सुनाई तुमको, तो एक बार हाँ, कहानी जो सुनाई ना वो बता दो, थम्स अप दबा के बता दो कि सही है। 7 गढ़ का नाम है लोहगढ़, पालूनगढ़, सिंहगढ़, सुरमुग सुरगुगढ़, ठीक है, तुर्गुमगढ़, हजारीबाग, मानगढ़, केसलगढ़। ये 7 गढ़ थे बेटा, ये 7 गढ़ थे। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये 7 गढ़ थे, याद रखना। रखोगे याद? नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना पूछेगा नहीं बेटा। अगर मैं सबका पूरी क्लास के अंदर अगर सबका कमेंट ही पढ़ने लग गया ना तो सोच लो कि कितना टाइम आ जाएगा। अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप दबाओ जितना अभी तक पढ़ाया। क्या इसमें किसी भी तरह का सिंगल डाउट है? क्या इसमें किसी भी तरह का? देखो मैं आपको चाहूं तो यहां पे इसी की 40 क्लास चला दूं इतिहास की, लेकिन इतना क्या हमारे लिए जरूरी है? नहीं सर, हमारे लिए जरूरी जितना है उतना पढ़ाइए। ठीक है, इस बात से अगर सहमत हैं तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। चलो ध्यान देना, अगला अगला है भैया यदुनाथ शाह। ठीक है भैया, अभी दुर्जन शाह पढ़े थे, अब यदुनाथ शाह पढ़ रहे हैं। भैया ये कौन से मुगल राजा के समकालीन था? फर्रुख सियर। देख लो क्या जबरदस्त एटीट्यूड था फर्रुख सियर में। ये देखो फर्रुख सियर, सर ये फर्रुख सियर डायरेक्ट पूछता है कि झारखंड का ये क्षेत्रीय राजवंश किस किस मुगल काल के किस राजवंश के समकालीन था? तो याद रखना यदुनाथ शाह आपके ये फर्रुख सियर चाचा है ना, फर्रुख सियर चाचा मुगल शासक। ठीक है, हाँ, बादशाह आपके फर्रुख सियर, उन्हीं के समकालीन आपका यदुनाथ शाह था। कौन था? यदुनाथ शाह था। यानी यदुनाथ शाह का शासन कहां चल रहा था भैया? झारखंड में। ठीक है भैया, कहां चल रहा था भैया? आपके झारखंड में चल रहा था। अब फर्रुख सियर कहां किसके समकालीन था? याद रखना फर्रुख सियर के समकालीन यदुनाथ शाह। इसने अब दोईसा राजधानी हो गई थी, तो दोईसा राजधानी से ये कहां पे कर दिया? इसने पालकोट राजधानी बदल दी। दोईसा से क्या कर दिया? अब इसने पालकोट राजधानी बदल दी। किसने? दोईसा से। ठीक है, खुखरा से बदलकर दुर्जन शाह ने दोईसा कर दी थी। अभी पढ़ा, देखो ना राजधानी परिवर्तन देख रहे हो, खुखरा से बदलकर दोईसा कर दी थी। सबके अपने अलग अलग जो है काम होते हैं कि भाई ठीक है इस हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक, हाँ ठीक है, आई बात समझ में? तो अब दोईसा से बदलकर इसने पालकोट कर दी थी। किसने कर दी थी भैया? पालकोट, यदुनाथ शाह ने। यदुनाथ शाह ने पालकोट कर दी थी। ठीक, ये नागवंश की राजधानियां और उसके संस्थापक का नाम है। एक बार पढ़ लेना तो थोड़ा सा आनंद आ जाएगा, अलग प्रकार का। देखो सब पढ़ चुके हैं वैसे, समझे, पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो और जरा सा अलग प्रकार का आनंद पैदा होगा। आओ जरा सा देखो, फड़ी मुकुट राय नागवंश की राजधानियां, उसके संस्थापक। तो भैया सुतियांबे कौन बनाए? तो फड़ी मुकुट राय बनाएंगे। ठीक है, फड़ी मुकुट राय राजधानी बनाए। उसके बाद चुटिया राजधानी कौन बनाए? तो आपका प्रताप राय बनाए। खुखरा कौन बनाए? तो खुखरा भीमगढ़। दोईसा या डोईसा दुर्जन शाह। पालकोट यदुनाथ शाह। पालकोट भौरो तो जगन्नाथ शाह। रातूगढ़ उदयनाथ शाह। तो नाम याद रखना इन सब का। हाँ, नागवंश की जो राजधानियां हैं, कैपिटल जो बनी थी, याद रखोगे तो बहुत अलग आनंद आएगा, अलग प्रकार का सुख पैदा होगा तुम्हारे मन में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, संदीप जी धन्यवाद, जय जी धन्यवाद, अंकुश जी धन्यवाद, सुप्रिया जी धन्यवाद। हाँ पढ़ते रहिए। थैंक्स करके कहाँ चल दिए? अभी बाकी है। हाँ देखो तो कह रहे हैं जा रहे हैं सर, थैंक्स बोल दिए, बस इतना ही पढ़ेंगे। पढ़ लो चुपचाप, अब पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, आगे पढ़ो, इधर ध्यान दो, आगे ध्यान देना। ठीक है, तो ये याद रखना, भीमगढ़ दुर्जन शाह,
यदुनाथ शाह, जगन्नाथ शाह, उदयनाथ शाह, ये याद रखना सबके नाम। और कहते गुरुजी नाम नहीं याद रखेंगे क्या? हाँ ठीक है, चलो अब पलामू का रक्सैल वंश पढ़ते हैं। अच्छा सर ऐसी बात है क्या? हाँ सर राजपूत हैं ये, ध्यान से पढ़ना इनको, अलग इतिहास चलता है इनका अपने आप में। क्या देखो गुरुजी, मैं सही बताऊं ना प्यारे बच्चों, मैं आपको चाहूं तो इतिहास में कहानियां इतनी सुनाऊं तुम्हें बहुत आनंद आएगा, लेकिन क्या उससे पेपर निकलेगा? नहीं सर, पेपर नहीं निकलेगा। पेपर कैसे निकलेगा? पेपर कैसे निकलेगा? जब आप ये पढ़ोगे कि पूछता क्या है। शुक्रिया, ठीक है। आओ जरा देखो, पलामू का रक्सैल वंश, पलामू का रक्सैल वंश, ध्यान देना प्यारे बच्चे, पलामू का रक्सैल वंश, पलामू का रक्सैल वंश। इस राजवंश का जो क्षेत्र है वो पलामू के दक्षिण पूर्वी में था। कहां था भैया? पलामू का दक्षिण पूर्वी भाग था। अच्छा सर, पलामू का दक्षिण पूर्वी भाग था, बिल्कुल। रक्सैल राजपूत जाति के थे, अपने आप को क्या कहते थे कि हम राजपूत जाति के हैं, राजपूत जाति के हैं। याद रखना है, कोई रक्सैल भाई बैठा है? ठीक है, हाँ राजपूत जाति के हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। तो इस राजवंश क्षेत्र का, इस राजवंश का क्षेत्र कहां था? पलामू का रक्सैल वंश। क्या सर इसमें भी, सर पलामू के अंदर भी कई सारे थे? हाँ जी बिल्कुल, रक्सैल वंश थे पलामू के, रक्सैल वाले क्षेत्र में आपका दक्षिण पूर्वी भाग जो था पलामू एरिया, मैंने बताया। अब देखो पलामू एरिया, सर अलग प्रकार का दुख उत्पन्न होगा। सर पलामू एरिया क्या बोल रहा है? लोकेशन क्या बोल रहा है तुमसे? तो पलामू बोल रहा है ना लोकेशन, और पलामू के अंदर क्या बोल रहा है बोलो? हाँ तुम्हें पूछ रहे हैं, बोलो। ठीक है, दक्षिण पूर्वी। अब दक्षिण पूर्वी, आधे को तो दिशा ज्ञान ही नहीं होगा। दक्षिण पूर्वी का मतलब क्या है सर? ये दक्षिण है और ये पूरब है, तो ये आपका साउथ है, दक्षिण है और ये पूरब है। तो ये जो दक्षिण पूर्वी एरिया है ना, यहां पर आपका एक राज्य स्टैब्लिश होगा। उस राज्य का नाम जानते हो क्या है? उस राज्य का नाम है, ध्यान रखना, हाँ उस राज्य का नाम क्या है? ध्यान देना इधर, उस राज्य का नाम है पलामू का दक्षिण पूर्वी भाग, रक्सैल वंश। ठीक है, तो रक्सैल राजपुताना की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। अब रक्सैल राजपुताने की बात कर रहे हैं। रक्सैल राजपुताना वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र के रोहतासगढ़ से होते हुए, कहां से भैया? हाँ राजस्थान के रोहतासगढ़ से होते हुए पलामू पहुंचे थे, और पलामू से सरगुजा क्षेत्र तक अपना शासन स्थापित किया था। तो ऐसा नहीं है कि जो है शासन, हाँ ये शासन किसने स्टैब्लिश किया था? तो याद रखना, रक्सैल राजपुताना वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए ये पलामू पहुंचे, और इन्होंने पलामू से सरगुजा क्षेत्र तक अपना स्थापित किया था। तो कहां से कहां तक? ठीक है अंजलि गुरुजी, इतना सारा कैसे याद होगा? इतना सारा ऐसे याद होगा कि जितना जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे याद करते चलो। पहले क्लास में पढ़ो, क्लास के बाद में लिखो उस चीज को, तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां रक्सैल भैया दो शाखाओं में, तो कभी ऐसे प्रश्न बढ़ जाए कि भैया बताइए कौन सा ऐसा वंश है जो दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, तो आप कहना कि भैया रक्सैल वंश हुआ था। रक्सैल किस जाति के थे? तो कहोगे राजपूत जाति के थे। आपसे पूछ ले रक्सैल राजपूताना कहां से आए थे, तो कहोगे वर्तमान राजस्थान के रोहतासगढ़ होते हुए आपके पलामू पहुंचे थे। आपसे पूछ ले कि पलामू, पलामू से सरगुजा क्षेत्र तक किसने अपना राज्य स्थापित किया, तो कहोगे रक्सैल राजपूतानों ने किया, रक्सैल वंश वालों ने किया। ठीक है, ठीक। अब जरा ध्यान देखना भैया, दो शाखाओं में बांट तो दिए हो तुम, कितनी शाखाओं में? दो शाखा में बढ़ गए, दो शाखा में बढ़ गए, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाने दो। एक दल के हरिगंज और दूसरा महाराजगंज होते हुए देवगन पहुंचे। कहां? देवगन पहुंचे, जो आज वर्तमान पलामू और औरंगाबाद सीमा वाला जो क्षेत्र है ना, वहीं पर ये देवगन क्षेत्र में ये पहुंच गए, आकर बस गया एक दल आपका। कहां पर भैया? एक दल आपका कहां बस गया? तो आपका हरिगंज एवं महाराजगंज होते हुए ये आपका, हाँ महाराजगंज, यूपी वाला महाराजगंज वही, ठीक है। हरिगंज, हाँ हरिहरगंज, हरिहरगंज, ठीक है, ध्यान रखना, हरिहरगंज और एवं महाराजगंज होते हुए कहां पहुंच गए? देवगन पहुंच गए। और देवगन क्षेत्र जानते हो कहां पर स्थित है? पलामू और आपका जो औरंगाबाद सीमा है ना, उसी पर स्टैब्लिश है, और वहीं आकर ये बस गया था। और जबकि दूसरा दल चतरा और पाकी होते हुए कुंडेलवा पहुंचे। तो दो वंश की स्थापना हुई, एक का देवगन और दूसरा कुंडेलवा। तो दो शाखा, एक नंबर की शाखा यहां, दो नंबर की शाखा कुंडेलवा, जो कि वर्तमान पलामू में स्टैब्लिश है। आपका याद रखिएगा, रक्सैल की दोनों शाखाएं क्रमशः देवगन और दूसरा आपका कुंडेलवा,
कुंडलवा को अपनी राजधानी बनाती है। तो पहली शाखा जो थी वो कैपिटल किसे बनाती है? देवगन को। दूसरी शाखा जो राजधानी यानी कैपिटल बनाती है किसे? कुंडलवा को। याद रखिएगा। सर नाम में कैसे कंफ्यूजन हो रहा है? इधर देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा। सर रक्सैल राजपूताना की बात कर रहे हैं सर, दो भागों में बटा था सर। पहली शाखा जिसने देवगन को राजधानी बनाई, दूसरी शाखा जिसने कुंडलवा को राजधानी बनाई, और यहीं पर आप किले का निर्माण भी करते हैं। तो याद रखिएगा रक्सैल राजपूतानों जी। रक्सैल राजपूतानों के समय जो प्रमुख जनजातियां रही हैं वो कौन सी रही हैं? तो एक तो गोंड जनजाति रही है, दूसरा खरवार जनजाति, तीसरा आपका पहाड़िया, कोरवा कोरवा तथा किसान जनजाति। ये आपको याद रखना है दोस्त, ये याद रखना है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इस समय झारखंड में कौन कौन सी जनजाति रही हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इनमें सर्वाधिक जनसंख्या खरवार जनजाति की थी। सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति थी? सर खरवार जनजाति थी, जिनके शासक कौन थे? प्रताप धवल थे। तो कभी ऐसे प्रश्न पूछ ले कि प्रताप धवल किसके शासक थे? बिल्कुल, प्रताप धवल किसके शासक थे? तो कहोगे खरवार जनजाति के शासक थे। किसके? खरवार जनजाति के शासक थे। कभी पलामू में रक्सैल वंश का शासन लंबे समय तक कायम रहा और 16वीं शताब्दी में चेरों द्वारा इन्हें अबदस्त कर दिया गया। तो रक्सैल वंश का समय तो बहुत लंबा रहा दोस्त, बहुत लंबे समय तक शासन करते रहे। तो इन्हें गिराया किसने? अबदस्त करना मतलब अपने पद से हटा देना, पद से हटा देना। अबदस्त किसने किया? तो चेरो शासकों ने इनको अबदस्त किया था। याद रखिएगा, तो किसने अबदस्त किया था? चेरो शासकों ने अबदस्त किया था। अच्छा, तुम कुंडलवा से हो, बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्या बात याद रखोगे मेरे साथ? एक बार ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, क्या क्या याद रखोगे जरा ध्यान दो इधर। मैंने तुमको क्या सिखाया रक्सैल वंश में? पलामू का रक्सैल वंश आता है। अब ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं, की पॉइंट्स बता रहा हूं, यही महत्वपूर्ण है जो बता रहा हूं, ध्यान देना। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चल रहा है, पढ़ लो चुप्पे चाप, पढ़ लो, पढ़ो इधर से। इधर देखो, पलामू का रक्सैल वंश आता है। उसने दक्षिण पूर्व में अपनी राजधानी, सॉरी दक्षिण पूर्व जो पलामू का क्षेत्र था वहां पर अपना एक राज्य बनाया। सर ये रक्सैल राजपूत जाति के थे, राजपूत थे। आए कहां से थे? आपके वर्तमान राजस्थान जो आज क्षेत्र है वहीं से ये आए, रोहतासगढ़ होते हुए पलामू तो पहुंच गए सर। पलामू पहुंचे और इन्होंने पलामू से लेके सरगुजा तक का एरिया, सरगुजा कहां? छत्तीसगढ़ वाला, उस एरिया तक इन्होंने अपना शासन को इस्टेब्लिश किया। शासन इस्टेब्लिश हो गया, दो शाखाओं में बढ़ गया। भाई राजपुताने हैं, दो शाखाओं में बढ़ गई। पहली शाखा ने अपनी राजधानी बनाई देवगन को, दूसरी शाखा ने अपनी राजधानी बनाई कुंडेलवा को। और आपका जो देवगन और कुंडेलवा राजधानी जब बन जाती है तो एक किले का यहां पर निर्माण भी कर लिया जाता है। जनजातियां यहां गोंड, खरवार, पहाड़िया, कोरवा, किसान थी, लेकिन जो खरवार जनजाति थी इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी आपकी रक्सैल जनजाति में, रक्सैल वंश में। और रक्सैल जो पलामू का रक्सैल वंश था इसका शासन लंबे समय तक कायम रहता है। और 16वीं शताब्दी में आकर इनका जो 16वीं शताब्दी है इसमें जो चेरो थे, इन चेरों ने इनको अबदस्त किया, शासन इनका समाप्त किया। तो एक लंबे समय तक शासन काल हुआ, तो अब इनके चेरों द्वारा इन्हें अबदस्त कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसके बाद चेरो वंश आता है जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि चेरो वंश पढ़ा है, सिंह वंश पढ़ा है, अभी पढ़ाने के लिए पंचेत राजवंश पढ़ा है, खड़गडीहा राजवंश, रामगढ़ राज्य, इसको पढ़ाते ही आपका ढालभूम वंश तक क्षेत्रीय राजवंश समाप्त हो जाएगा कल की क्लास में। आई बात समझ में? बिल्कुल, बहुत स्लो पढ़ रहे हैं बेटा आप लोग, बहुत स्लो पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही स्लो पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, इससे स्लो कोई पढ़ा नहीं सकता और इससे स्लो आप पढ़ नहीं सकते। आई बात समझ में? बिल्कुल, ठीक है, याद रखिएगा दोस्त। कैसी लगी क्लास बताइएगा जरा सा सभी प्यारे बच्चे, मजा आया? सीखे कि नहीं सीखे? कल आते ही प्रश्न पूछूंगा, रिवाइज करके रखना, आते ही प्रश्न पूछूंगा। और ये, हाँ, पूरा आते ही प्रश्न पूछूंगा बेटा, समझ रहे हो ना? बताओ, चीजें समझ में आई कि नहीं आई? मैं स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि कोई पेपर नहीं है तो आराम से पढ़ते चलो। ऐसा नहीं, नहीं तो नोट करा के छोड़ सकता था, लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा हूं बेटा आपको। चीजें एक एक चीज जो है आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट बता रहा हूं। और याद करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है बस पढ़ा दिया बात खत्म। हाँ, ठीक है।
तुम टी शर्ट ले लोगे, एक लौती टी शर्ट है हमारे पास। हाँ, आओ सिलेक्शन लेके आओ, दे देंगे टी शर्ट, कोई दिक्कत नहीं, नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, आप चेरो फैमिली से हैं? अच्छा, तो चेरो ने ही अभ्यस्त किया था 16वीं शताब्दी के आसपास, और आगे उन्हीं पे पढ़ेंगे। हाँ बेटा, अल्पा मौर्य जी जो है, तुम जो है इंडियन हिस्ट्री को झारखंड हिस्ट्री में क्यों घुसेड़ रहे हो बेटा? इंडियन हिस्ट्री तुमने पढ़ ली है सर से, ठीक है? बच्चों को पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करना अब दोबारा। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री नहीं। ठीक है, आ गया। बहुत अच्छी रही क्लास, मजा आया? यस और नो? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। चलिए, तो बिल्कुल समझ आ गया, धन्यवाद। ठीक है, डरो नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं है। चलो ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, पढ़ते रहिएगा दोस्त।